Jai Hind friends, it is Friday 23rd June 2023. I'm here going to analysis the Hindu editorial which I cover over here. I compile at one place which is very beneficial for your competitive examinations, especially if I talk about civil services examinations. So basically what I cover, I compile Daily current affairs, editorial, PIB news, down to earth, frontline, all the related topic which is related to your examinations perspective I compile over here, which is very useful for your examinations. Let's get start. तो यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2015 को यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना से ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कोर एरिया, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बना दिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट एरिया है ये। इसकी डिटेलिंग को देखेंगे। ये बोल रहा था लॉन्च किया गया है किसके लिए, तो 2015 में ये चीज़ें आती हैं और इसी पे क्वेश्चंस बन जाती हैं, तो इसीलिए स्कीम्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, क्योंकि ये जब आया था आपके देश में जन धन योजना, तो ये क्या किया था, ये लोगों के अकाउंट को ओपन किया था, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों को लेके इंक्लूजन की बात कही थी। एटलीस्ट ओपन अकाउंट होना चाहिए लोगों का बैंकिंग सिस्टम से, ताकि लोगों को फिनेंशियल इंक्लूजन कर सके। ये अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो फिनेंशियल इंक्लूजन होगी कैसे, फिनक्लूजन की बात कैसे करी जाएगी। तो उसी फिनक्लूजन के लेके ये चीज़ें प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस को अगर देखा जाए तो ये योजना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाई गई थी और इसमें क्या चीज़ें हुई थी कि एटलीस्ट इंडिया में ओपन होगी, इंडियन सिटीजन की क्या अकाउंट ओपन होगी, और माइनर एज ऑफ 10 और ओल्डर कैन ऑल्सो ओपन एन अकाउंट विद अ गार्जियन टू मैनेज इट। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती थी। क्या इसका उद्देश्य है, तो एक एफोर्डेबल एसेस की बातें बोली जा रही हैं, तो ये चीज़ें इसका उद्देश्य है जो अभी आपको मैं यहाँ पे बताया। दूसरी तरफ फिनेंशियल सर्विसेज की बातें बोली गई हैं, सच एज बैंक अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन। ये क्या होता है, क्रेडिट आप लोग जानते हैं, इंश्योरेंस जानते हैं, पेंशन भी जानते हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है, अगर आप यूएसए में हैं और इंडिया में हैं, तो इंडिया के नागरिक यूएस पहुँचे, यूएस से कमा के इंडिया पैसे आ रही है, तो ये जो पैसे आ रही है इसको रेमिटेंसेस बोला जाता है। तो जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, कैंपेन लॉन्च किया गया था आपके मोदी जी के द्वारा और 28 अगस्त 2014 को। बहुत डेट भी इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 2014 को ये चीज़ें लॉन्च हुई और लॉन्च होने के बाद ये सारी चीज़ें फिनक्लूजन को लेके, फिनेंशियल इंक्लूजन जिसको फिनक्लूजन शॉर्ट में बोला जाता है, तो फिनेंशियल इंक्लूजन पे ये चीज़ें फोकस करी थी। अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशंस की बातें बोली गई हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन ए है। तो इसका जो 32% से लेके 42% तक डिविजल पूल यहाँ पे करी गई थी, यानी जो 14वां फिनांस कमीशंस है उसकी डिटेलिंग को यहाँ पे हम देखेंगे। 14 फिनांस कमीशंस जो चली गई थी, तो यहाँ पे फिनांस कमीशंस की बैकग्राउंड को भी देखेंगे। तो फिनांस कमीशंस एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 280 में आती है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं कवर कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपके पीसीएस में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहेगा कि क्वेश्चंस नहीं आए थे। ये सारे कोर एरिया है, क्वेश्चन यहाँ से बना दिए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में आर्टिकल 280 में ये चीज़ें मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है ये किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है। कब, एवरी 5th ईयर ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इससे भी यूपीएससी क्वेश्चंस बनाया हुआ है कि एवरी ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर कब ये इसकी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसको कब किया जाता है।
14वां 14 फिनांस कमीशन रिकमेंडेशन देता है डिवोल्यूशंस ऑफ 32% से लेके 42% तक टैक्स स्टेट को ये चीज़ें जाएगी। आज के डेट की अगर बात करें तो हम 41% पे हैं और यहाँ से 1% जो माइनस करी गई है सॉरी, वो कहाँ चली गई है? वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको पता ही होंगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन से मेंबर के रूप में होते हैं? तो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड करी जाते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि ऑफिस होल्ड करते हैं स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से अथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप डिटरमाइन करिए क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताता है। और ये जो आता है इलेक्शन कमीशन 1951 में फिनांस कमीशंस एक्ट यहाँ पे आता है और इसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं। फिनांस कमीशंस रिक्वायर्ड है क्या? रिकमेंडेशन देता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे किस चीज़ के, किस मैटर में यहाँ पर, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या शेयर जाएगा सेंटर और स्टेट में, और एलोकेशंस कितनी होनी है स्टेट में, ये सारी चीज़ें बताएगा। दूसरी चीज़ें ग्रांट इन एड स्टेट को किस प्रकार से मिल रही हैं, वो भी ये सेंटर के द्वारा ये भी रिकमेंडेशन देता है इस पे, और आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो मेजर्स है नीड करता है, आर्गुमेंट करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और सप्लीमेंट करता है रिसोर्सेज टू ऑफ द पंचायत म्यूनसिपैलिटी, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन स्टेट फिनांस कमीशंस करती हैं। ये आपका जो फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेट फिनांस कमीशंस ये करती हैं। तो दोनों में अंतर है यहाँ पे चीज़ें जो आपको मैं अभी बताया। यहाँ पे इसका आंसर आपको बता ही दिया। ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक ग्रांट को लेके यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे इसी से ही आप काट सकते हैं। अगर 2 आपका कट जाता तो ये कट जाता, आंसर आपका ऐसे ही आ जाता। तो नेग्लेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये डील करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्स की तरफ। तो ये बरुआ सागर लेक, चितौरा झील, मोती झील, गोकुल बराज, कीतम लेक, राजा का ताल, रामगढ़ ताल, सुरा ताल और गोविंद वल्लभ पंत, ये सारे आपके उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीज़ें जो लेक्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस पीसीएस में भी बना दिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एरिया है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट करी है कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके लिए? तो यहाँ पे आपको बता दें नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे ये अवार्ड दी जा रही है। तो 1973 से इसकी रिकॉग्निशन हुई, जो भी मेरिटोरियस सर्विसेज देती हैं नर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल को लेके, तो यहाँ पे नाइटिंगेल अवार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम, जिसे इंडस एक्स बोला गया, ये लॉन्च किया जाएगा वाशिंगटन डीसी में यूएसए में 21 जून को 2023 में ये चीज़ें हुई हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? आईडेक्स इंडिया का को ऑर्गेनाइज कर रहा है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो कि आता है, और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये होस्ट करेगा। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूसिब जो है ये होस्ट करता हुआ नज़र आएगा, ताकि डिफेंस में जो डील हो सके, जो डेवलपमेंट हो सके, उसको लेके आगे बढ़ा जाए इंडिया एंड यूएस। अभी आपको बता दें आपके देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे यूएस से पहुँचे हुए हैं। बहुत सारी यूएस डिफेंस की इंडो यूएस डिफेंस की डील भी होनी है, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशंस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अभी आपके मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे क्या किए हैं? सिलिका रिडक्शन प्लांट एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वर्चुअली ये चीज़ें इनोग्रेट करी गई। आप
नई दिल्ली से ही वर्चुअली इनॉग्रेट करी गई। और ये जो सेल है भिलाई स्टील प्लांट जो कि डल्ली माइंस है, तो डल्ली माइंस से क्वेश्चंस कई बार आया है, कहाँ पे है, तो भिलाई कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट सेक्शंस में बताइए तो भिलाई कहाँ पे है। 23 जून 2023 को आयरन ओर रिजर्व 60 ईयर ओल्ड माइन, यहाँ पे ये इसकी जो लेयर्स है वो डिप्लीट होती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये माइन डल्ली माइन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इसकी बातें इसीलिए बोली जा रही हैं। तो जो डल्ली माइन है वो न्यूज़ में है, इसलिए मैं इसको डाला, इसको देखिएगा। दूसरी तरफ जो बातें बोली जा रही हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ पे CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस कर दी गई है। किस चीज़ के लिए, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के प्रपोजल के लिए कि कंस्ट्रक्ट करिए आप मुथामीज अरिंगर डॉक्टर कलाइंगर का पेन। तो ये कितना बड़ा पेन है आपको बता दें, जो आपके बे ऑफ बंगाल में इसको बनाया जाएगा एक मॉन्यूमेंट के रूप में, और ये जो पेन बनाई जाएगी ऑफ द मरीना बीच इन चेन्नई। तो चेन्नई में जो आपका बे ऑफ बंगाल है ये वाले पार्ट पे आपका वहाँ पर इसका निर्माण होना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी आपको ये चीज़ें बता दिया। 30 मीटर के आसपास हाई इस पेन का हाइट होगा और 8551 स्क्वायर मीटर के आसपास स्प्रेड होगा, यानी एरिया को कवर करता हुआ नज़र आएगा। ये थी सारी डिटेलिंग न्यूज़ एंड फैक्ट के साथ, PIB न्यूज़ के साथ, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा चैनल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है। अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करिए और आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जो भी मैं अपडेट करता हूँ वो चीज़ें आपको इन्फॉर्म हो सके, नोटिफिकेशंस पहुँच सके, ताकि आप अपनी वीडियोस को सही समय पे देख सकें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एडिटोरियल की तरफ। तो स्पाइरलिंग वायलेंस है उसको लेके यहाँ पे न्यूज़ निकल रहा है। तो क्या इशू है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे इजरायली जो हैं, इजराइल कहाँ है, तो आपके मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे एक जेनिन रीजन है, उस पर कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर से 7 फलस्तीनियन को मार दिया गया, जिसके कारण अभी न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं। तो क्या हुआ, गन अटैक किया गया 2 फलस्तीनियन के द्वारा इजरायली सेटलमेंट पे। जो भी इजराइल की सेटलमेंट थी, वहाँ पे बस्ती थी, वहाँ पे ये चीज़ें करी गई। कहाँ पे, एली। तो वहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और अरब विलेज भी वहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या हुई, बाई इजरायली सेटलर्स, तो फलस्तीनियन को वहाँ पे भी सामना करना पड़ा मृत्यु का। तो यहाँ पे इजराइल एंड फलस्तीनियन की बहुत पुरानी लड़ाई है, कई सारी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है, कई सारे जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इशू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक विटनेस ए शार्प एक्सक्लेमेशंस। तो यहाँ पे हम लोग बिना ग्राफ के ये चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए ग्राफ को देखते हैं, मैप को देखते हैं, तो अब जा कर के ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको बता दें ये जो आपका है इज़राइल आपके सामने ये दिख रहा है। ये बॉर्डर किससे किससे करता है, सबसे पहले लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, उसके बाद इजिप्ट आ जाता है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बैकग्राउंड डिटेलिंग की बात करें तो पहले ही हम लोग देख सकते हैं 1947 की बात करी जाए तो यहाँ पे फलस्तीनियन की पूरी फील्ड हुआ करती थी, पूरी क्षेत्र फलस्तीनियन की हुआ करती थी, और जो जेविश थे बहुत कम यहाँ पे, एकाध दुक्का यहाँ पे रहते थे। ये ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन 1947 में जब पार्टीशन प्लान आता है तब यहाँ पे ये लोग उभर के आते हैं और इनमें बहुत भयानक युद्ध भी होता है, जिसके कारण ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इन एरिया को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। और ये कोर एरिया जेरूशलेम का एरिया है, जो बहुत ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड में माना जाता है।
दूसरी तरफ बात करी जाए 49 से लेके 67 तक, तो यहाँ तक से 7 डेज की एक स्ट्रॉन्ग वार होती है, जिसके कारण इजराइल अपना प्रभुत्व छोड़ता है और फ़लस्तीनियन को एक रीजन पे सिमटा के रख देता है, जिसके कारण यहाँ से क्या होता है, इजराइल का प्रभुत्व ऊपर हो जाता है, फ़लस्तीनियन की डोमिनेंसी कम हो जाती है। आज के डेट की बात करें तो हर जगह आप वाइट चित्र यहाँ पे देख सकते हैं मैप, और जो जो फ़लस्तीनियन हैं वो किस क्षेत्र तक सीमित हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं, ये आपको यहाँ पे इसके माध्यम से हमें बताना था। ये वेस्ट बैंक है जो आपको मैं अभी बताया, वेस्ट बैंक का पार्ट है, और ये गोलन हाइट है, और ये गाजा पट्टी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बना हुआ है गोलन हाइट से। गोलन हाइट बॉर्डर डिस्प्यूट है इजराइल एंड सीरिया के बीच में। यहाँ पे ये कहता है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे ये कहता है मेरा एरिया, इसका भी फोर्सेस यहाँ पे लगा दिए गए हैं। और गाजा पट्टी जो है, गाजा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी पट्टी यहाँ पे कुछ फ़लस्तीनियन यहाँ पे भी हैं। तो यही चीज़ें आपको बता रहे हैं, कुछ फ़लस्तीनियन इधर हैं वेस्ट बैंक, कुछ गाजा पट्टी पे ही हैं। लेकिन ये जो इशू निकल के आ रही है, इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी कम होने की वजह से इजराइल इन पे हमेशा दबाव बनाता रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए यूएसए की, तो यूएसए भी कहीं ना कहीं अब अपनी चीज़ों से शिफ्ट हो चुका है। सऊदी अरब की बातें कर रहे हैं यहाँ पे हम। सऊदी अरब भी पहले फ़लस्तीनियन को लेके आता था, अब वो इजराइल के भी सपोर्ट में यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। आशा करते हैं यहाँ से सारे से क्वेश्चंस बनाया है यूपीएससी, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो जो इजराइल का ट्रूप्स है वेस्ट बैंक पे, वेस्ट बैंक आपको अभी दिखाया, ये आपका वेस्ट बैंक वाला पार्ट है। तो वेस्ट बैंक वाला पार्ट याद रखिएगा। वहाँ पे ये अपने जो आर्मी है उसको लगाया हुआ है, सेटलमेंट करा हुआ है, जिसके कारण जो भी इशू हो रहा है उसको कंट्रोल करने में उसको मदद मिल रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि जो जेविश सेटलमेंट है, आपको बता दें इजराइल वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे ग्रेजुअली मशरूम भी हो रहे हैं। जैसे कि ये एरिया तो फ़लस्तीनियन का था, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अपना प्रभुत्व बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉपुलेशंस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कारण लोकल फ़लस्तीनियन रेसिस्टेंस कर रहे हैं और ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रही हैं। तो यहाँ पे सोल्जर जो हैं और जो भी विलेजर्स हैं वहाँ पे, उन सब में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वेपन से लड़ाइयाँ हो रही हैं, बॉम्बिंग हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। तो लोगों का जान वहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसकी हिस्ट्री है जो अभी बता रहे हैं। इजराइल कैरी आउट कर रहा है, कई सारे रेड भी कर रहा है डेली बेसिस पे, और जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं फ़लस्तीनियन साइड में वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इजराइल यहाँ पे यूएन के अनुसार अगर बात करें तो इजराइल यहाँ पे 114 फ़लस्तीनियन की अभी तक सिविलियन प्लस मिलिटेंट दोनों को जोड़ के यहाँ पे हत्या कर चुका है, जो कि काउंट यहाँ पे सही प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे उसका भाई राज है, तो वो कितने लोगों को मार रहा है, कौन जाके आके काउंट कर रहा है, कोई भी नहीं कर सकता। तो वेस्ट बैंक जो है, जो अभी आपको दिखाया, ये वेस्ट बैंक आपका, ये वेस्ट बैंक बनता हुआ चला गया। तो वेस्ट बैंक जो अभी देख रहे हैं कितना हल्का हो गया है। यहाँ पे अगर नया मैप बनेगा तो वेस्ट बैंक कहीं इतने पे ना सिमट के रह जाए। तो यहाँ पे भी आके अपना इजरायली लोग ऑक्युपाई करना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं अभी जो अटैक हुआ है फ़लस्तीनियन के द्वारा, कहाँ पे, एली में, जो कि इजरायली की सेटलमेंट थी, इजराइल के विलेजर्स लोग वहाँ पे रहते थे, इजराइल की आर्मी वहाँ पे थी, उसकी वजह से यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये प्लान किए हैं कि 1000 नए सेटलर्स घर यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये इशू निकल के आ रही है। वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक कोलाहल मचा हुआ है इस एरिया में। इजराइल यहाँ पे चेक पॉइंट बना रहा है और जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको कंट्रोल में कर रहा है। तो ये यानी चीज़ें हैं कि उसके हाथ से चीज़ें निकल न जाएं, इसलिए यहाँ पे एक प्रकार से इसको किस प्रकार से बैलेंस करके लेके चले और इशू क्रिएट जो हो रही हैं उसको डील करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे गन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मिलिट्री से, किसी प्रकार से डील करता हुआ नज़र आ रहा है।
दूसरी तरफ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की, तो पैलेस्टीनियन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं आइसोलेटेड एक एक्शंस, यानी अकेला अपना एक अलग एक्शंस पैलेस्टीनियन कर रहे हैं, जैसे कि सुसाइडल और नाइफ अटैक, और इजरायली जो भी सोल्जर हैं उनको मारने का प्रयास करा जा रहा है। तो नाइफ इंटिफादा का मतलब होता है नाइफ से यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, चाकू से अटैक किया जा रहा है, बॉम्बिंग से अटैक किया जा रहा है, गन से अटैक किया जा रहा है, उनके जो भी आर्मीज हैं वहाँ पे भी वो अटैक, यानी बात अब सीधे सीधे आ जाए पैलेस्टीनियन वर्सेस इजरायली की अब होने लग रही है, जिसके कारण यहाँ पे एक ग्रुप बना के वहाँ पे अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है, और अटैक रिटेलिएशंस बदला में यहाँ पे बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो ये एक पैलेस्टीनियन आर डिवाइडेड विथ फतह कंट्रोलिंग वेस्ट बैंक एंड इस्लामिस्ट हमा रूलिंग गाजा। तो जो आपका गाजा पट्टी है, ये गाजा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक, तो ये फतह और ये हमा जो है इनकी थोड़ी सी अलग आइडियोलॉजी है, और फतह जो है इनकी अलग आइडियोलॉजी है। ये पैलेस्टीनियन को यहाँ पे रिजेंबल करते हैं प्रॉपर, ये भी रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड और आइडियोलॉजी है थोड़ी अलग है, जिसको हम हमा कहते हैं। ये दो ग्रुप हैं जिसके कारण यहाँ पे इश्यू निकल के भी आ रहा है। तो हमा रूलिंग गाजंग। तो दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो अरब वर्ल्ड है, जो कि पहले ही मैं आपको बता दिया, अरब वर्ल्ड यहाँ पे पहले प्रो पैलेस्टीनियन था, लेकिन अभी जो है जियो पॉलिटिक्स बदल गया है। आपको पता ही होगा सऊदी अरबिया किस प्रकार से डील किया है, इजराइल के साथ भी उसकी डिप्लोमेसी बनी है, ईरान के साथ उसकी डिप्लोमेसी बनती हुई नज़र आ रही है, तो बहुत सारी कंट्री के साथ उसकी डिप्लोमेसी अभी बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें चाइना का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बदल गई हैं, जिसके कारण अभी इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। पैलेस्टीनियन की एस्पिरेशंस की बात करी जाए तो ये नेशन सूट को लेके है, एक बार ये चीज़ें हुई और ये डिमांड करने के लिए आगे आ गई। यूएस यूरोप की बातें करी जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं यहाँ पे किस चीज़ के युद्ध में, तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं। यहीं पे बात करी जाए इजरायली ट्रूप्स यहाँ पे घेर घेर के मार रही है किसको, पैलेस्टीनियन को, जो कि बहुत ही दर्दनाक सिचुएशंस में है, बहुत ही लिविंग कंडीशंस भी इनकी सही नहीं है, जिसके कारण ये इशू निकल के आ रही है। दूसरी तरफ बात करी जाए वेस्ट बैंक गाजा पट्टी, दोनों को लोकेशंस को बता दिया हूँ मैं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी। तो ये लोकेशंस याद होना चाहिए, क्योंकि मैप से क्वेश्चंस यूपीएससी कभी भी बना देता है। तो यहाँ पे ब्लॉकेड भी करे गए हैं कि कोई भी इशू, कोई भी डिजास्टर्स यहाँ पे ना हो पाए। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं इजराइल के इशू को लेके ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो मेडिटेरियन सी, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और ये आपका जॉर्डन, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ से बनाए तो आपकी चीज़ें डाउट नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो अबाउट इज़राइल की अगर बात करें तो ये बैकग्राउंड की थोड़ी सी न्यूज़ मैं डाला हूँ जो आपके एडिटोरियल में नहीं दी गई है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसको देखेंगे हम। यहाँ पे इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो बॉर्डर करती है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जो कि अभी ऑफिशियली कोई कंट्री के रूप में घोषित नहीं हुई है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो अभी आपको मैप में दिखाया, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप जो अभी आपको दिखाया, और मैरीटाइम बॉर्डर सेट करती है किसके साथ शेयर करती है, तो सिप्रस एक कंट्री है और समुद्र में मेडिटेरियन सी में ये कंट्री है, इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। बॉर्डर विथ सीरिया जो कि गोलन हाइट रखता है, लेबनान सेबा फॉर्म लगता है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी डिक्लेयर्ड एज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये भी अभी डिस्प्यूटेड है। तो ये एरिया जो है 22,072 स्क्वायर किलोमीटर, कंट्री जो है लार्जर देन साइज ऑफ द डेनमार्क से भी बड़ी है और यूएस के न्यू जर्सी के आसपास लार्जर है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इज़राइल की पॉपुलेशंस लगभग 9 मिलियन के आसपास है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, और जो लैंग्वेज बोलते हैं ये हैब्रू जो कि एंड अरेबिक, हैब्रू एंड अरेबिक ये लैंग्वेज बोलते हैं, और इसकी डेजिग्नेटेड कैपिटल जेरूशलेम मानी जाती है। इज़राइल सॉवरेनिटी की बात करी जाए तो जेरूशलेम इज इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड और कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी
तेल अवीव है। तो यहाँ पे तेल अवीव को यूएस से ये भी बोल दिया, ये इसकी कैपिटल है, जिसके कारण डिप्लोमेटिक मिशंस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अभी मैं बताया। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो वेस्ट बंगाल के इशू के निकल के आ रही है। जब भी वेस्ट बंगाल में कोई इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे वायलेंस न हो, ऐसा अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसको किस प्रकार से डील किया जाए इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। आपको बता दें, अगर किसी भी कंट्री में सेंटर और स्टेट के बीच टसल होती है तो वो चीज़ें इस प्रकार से नहीं डील करनी चाहिए कि वहाँ पे जो इलेक्शंस हो, लोकल बॉडी की भी इलेक्शंस अगर हो रही हैं तो वहाँ पे लोगों का डेथ होता हुआ नज़र आए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो भी पर्सोनल हैं, जो भी आर्मी है, पुलिस हैं, सेंट्रल फोर्स है, स्टेट फोर्स है, इसकी तैनाती अच्छे से होनी चाहिए और वो ईमानदारी से मिलकर अपने कार्य को अगर एग्जीक्यूट करेगी तो ऐसी बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होंगी। तो स्टेट इलेक्शंस कमीशंस यहाँ पे ये चीज़ें कह रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ये कहा कि जो सेंट्रल की फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय करिए तुरंत, तभी जाके पोल बड़ी सही तरीके से पोलिंग हो पाएगी। यहाँ पे बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सेंट्रल का सर्विसेज यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि उनके अनुसार यहाँ पे अगर ये डिप्लॉयमेंट होगी तो इलेक्शंस कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई नज़र आएगी। ये सारी इशू यहाँ पे थी। तो लोकल बॉडी का इलेक्शंस है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेट इलेक्शंस कमीशनर इसमें इंटरफेयर किस प्रकार से करेगा, किस प्रकार से सही प्रकार से लेके चलेगा, वो देखने योग्य बातें होंगी। दूसरी तरफ ये जो भी बातें बोलें ये अनफॉर्चुनेट है कि जब भी बंगाल का इलेक्शंस होता है यहाँ पे वायलेंस होता ही रहता है, इसी की बातें बोली जा रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, बैकग्राउंड में जाके स्टेट इलेक्शंस कमीशंस की पूरी रिपोर्ट, पूरी की पूरी टॉपिक को कवर करेंगे ताकि क्वेश्चंस अगर वहाँ से आए तो बचे नहीं हम लोगों का। स्टेट इलेक्शंस कमीशंस एक इंडिया की ऑटोनोमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एकदम क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्या इंश्योर करता है, इलेक्शंस और कंडक्ट करता है फ्री, फेयर और अनबायस इलेक्शंस। ऐसा नहीं कि ये जो किसी का फेवर करके इलेक्शंस करा रहा हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी तरफ बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 324 में सेफ गार्ड है और पावर ऑफ इलेक्शन कमीशंस इसी आर्टिकल में मेंशन है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 324 में 324 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका 243 के में आता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका 324 आर्टिकल में, और ये दोनों में अंतर है, ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ लाइक जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई, पंचायत हो गई, और भी जो भी स्पेसिफाइड करी जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कि इसका इलेक्शंस आप करवा लीजिए, वो चीज़ें भी होती हैं। तो ये इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ये गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा हो जाती है, और यूनियन टेरिटरी होती है तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें हो जाती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशंस फॉर्म किया गया आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd और 74th डिक्लेरेशंस। ये जो चीज़ें हुई ये 73rd और 74th डिक्लेरेशंस के द्वारा ये चीज़ें करी गई। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बैकग्राउंड में अभी आपको बताया। ये आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल कितने राज्यों से शेयर करता है बॉर्डर, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शॉर्टर मेडिकल कोर्स, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ऊपर पुनः एक न्यूज़ निकल के आया है, उसकी डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी यहाँ पे क्या कही हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को कंसीडर करने के लिए बोली हैं क्या, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मेडिकल को रिलेट करके। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके कोर्स को 3 साल करके यहाँ पे हेल्थ जो इशू निकल के आ रहा है स्टेट में उसको डील करने की बात करी जा रही है, क्योंकि रूरल एरिया में डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण ये सारी प्राइमरी हेल्थ इशू निकल के आ रही है। PHC, तो PHC से भी क्वेश्चंस यूपीएससी बनाया हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, इसलिए चीज़ें याद रखिएगा। लगभग 1 लाख के आसपास MBBS की सीट भारत में निकाली जाती है, फिर भी मैसिव शॉर्टेज है डॉक्टरों की। गली गली डॉक्टर बिल्कुल नहीं मिलते, इतने सारे डॉक्टर प्रति साल यहाँ पे
यहाँ पे अपनी डिग्री को लेके आते हैं, अपने जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर भी यहाँ पे डॉक्टरों की कमी होती है। दूसरी तरफ क्या करा जाए कि रूरल एरिया में भी डॉक्टर का अट्रैक्शंस बना रहे, यहाँ उसके लिए बहुत सारे कार्य करने होंगे। तो जो इंसेंटिव है वो यहाँ पे देते हुए फिर भी ये चीज़ें सही प्रकार से नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही हैं। दिस मे नॉट बी ए गुड ऑप्शंस। ऐसी अगर अट्रैक्टिव ऑप्शंस हम देंगे तो ये कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं है। मान लीजिए ल्यूरमेंट कर रहे हैं, हम लालच दे रहे हैं कि आप रूरल एरिया में जाके कार्य करिए, तो ये बहुत हद तक आपका सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये बोली जा रही हैं हमें रिटेन के जगह इनको रिक्रूट करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे ये चीज़ें सही प्रकार से होती हुई नज़र आएंगी। मेडिकल कॉलेज की वहीं पे हम बात करें तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिकल कॉलेज, वो सबसे ज़्यादा आपके साउथ वाले बेल्ट में ही नज़र आते हैं। 85% ऑफ सीट रिजर्व फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन दोज स्टेट। तो ये उसी स्टेट के डॉक्टर यहाँ पे बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसमें भी डिस्पैरिटी है कहीं कहीं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया कुछ और गुजरात हो गया, जहाँ पे यहाँ पे स्टेट निकल के आ रहे हैं। तो ये साउदर्न स्टेट हैं और कुछ फॉरवर्ड स्टेट भी हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात हैं। सबसे ज़्यादा आपके साउथ में मेडिकल कॉलेज देखने को मिलती हैं। म्यांमार की अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाया गया है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नर्सिंग कॉलेज और इसको डिसेंट्रलाइज की भी बातें बोली गई हैं, तभी जाके यहाँ पे ये चीज़ें सही से इम्प्रूवमेंट हो पाई हैं। इसी प्रकार से इंडिया को भी इसमें एक्ट करना चाहिए और रूरल रिटेंशंस की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इंसेंटिव दीजिए, उनको सही प्रकार से डील करिए, सैलरी अच्छा करिए, उनकी एमेनिटीज़ सही करिए, उनको फैसिलिटीज़ दीजिए। ये सारी चीज़ें अगर रूरल में भी मिलती रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करिए तो इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे रूरल डॉक्टर की भी डेंसिटी सही हो जाएगी। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें कवर हो गई, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हो तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो COP28 के प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्यों लोग यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों इनको प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो शख्स हैं आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पे कई सारे जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इनको पसंद नहीं किया जा रहा है, जो इशू निकल के आ रही है। ताकि ये पर्सनालिटी है कौन, इस पर्सनालिटी के बारे में भी जानेंगे, COP28 के भी बारे में जानेंगे। वो सारी डिटेलिंग इसी वीडियोज़ में हम आपको देंगे। तो इनका नाम है मिस्टर अल जबर, सुल्तान अल जबर। ये CEO हैं किसके, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो ये नेशनल ऑयल कंपनी UAE, यहाँ पे जो है UAE की राजधानी अबू धाबी है, याद ही होगा आपको। 2016 से इसके क्या हैं, CEO हैं। तो यहाँ पे UAE के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी रह चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी 2020 में ये चीज़ें अभी चल भी रही हैं। तो न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करी गई है इसी साल, जो कि ये न्यूज़ में है। तो मिस्टर सुल्तान अल जबेर जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये UAE गवर्नमेंट में 2013 से भी अपना रोल प्ले किए हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में। 2020 की बात करी जाए तो सेकेंड टाइम अपॉइंटमेंट हुई है इनकी UAE स्पेशल एनवाय क्लाइमेट चेंज, और जो है 10 से 16 तक ये चीज़ें बहुत एक्टिव रही हैं। COP28 अभी रिसेंटली आपके UAE में नवंबर में, लास्ट नवंबर में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो UAE की इंडस्ट्री मिनिस्टर सुल्तान अहमद अल जबेर जो यही हैं, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इनका पूरा नाम। तो ये एक प्रकार से इश्यू क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वो सारी इश्यू को हम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो बात करी जा रही है, होस्ट करता है कंट्री, जो कन्वेंशन ऑफ पार्टी समिट है वो नॉमिनेट करती है एक प्रेसिडेंट। तो जो कंट्री है यहाँ पे प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करी गई है। और ये जो हैं अल जबेर, यहाँ पे ये ऑयल कंपनी के CEO भी हैं। तो जो COP28 होने वाला है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगा। सिंपल सी बातें हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर फोकस करेगा, वो किस प्रकार से इन सब चीज़ों को डील करी जाएगी। अगर ये CEO हैं यहाँ के, तो स्टेट ऑयल कंपनी के CEO हैं, और ये जो है इनका रोल भी
उसी प्रकार से नज़र आएगा कि ये जो फॉसिल फ्यूल है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे या फिर अलग एंगल एक प्रेजेंट करता हुआ नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो भी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, इनसे पीछा छुड़ाती हुई नज़र आ रही हैं, इनको बोल रही हैं कि प्रेसिडेंट के रूप में इनको ना अपॉइंट किया जाए। दूसरी तरफ बात करी जा रही है, ये सर्व करते हैं किस फील्ड में, कंट्रास्टिंग रोल चेयरमैन ऑफ मसदार। तो ये क्या है मसदार, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है अबू धाबी की। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इनका योगदान है और फॉसिल फ्यूल के तो ये सीईओ हैं जो कंपनी है उसकी बातें बोली जा रही हैं। 2006 से ये कंपनी है और बीबीसी के अनुसार बात करी जाए तो मसदार इज़ नाउ एक्टिव मोर देन 40 कंट्रीज, 40 कंट्री के आसपास ये इन कंट्री में मसदार कंपनी एक्टिव है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर और विंड पावर को लेके 15 गीगावाट तक यहाँ पे कैपेसिटी को डेवलप कर चुकी है। कार्बन डाई इमिशंस एनुअली जो है 19 टन के आसपास यहाँ पे डिस्प्लेस कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है और उसी वक्त हम लोग एक ऑयल कंपनी के जो सीईओ हैं उनको प्रेसिडेंट अगर बना रहे हैं तो क्या वो बातें रखेंगे COP28 में, इसीलिए वर्ल्ड कन्फ्यूजन में चल रहा है। जो गार्जियन है उसके रिपोर्ट में यहाँ पे, गार्जियन एक जर्नल है, उसके रिपोर्ट में यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, मिस्टर अल जबेर यहाँ पे बताते हुए ये नज़र आ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये जो है एक्यूज़ भी इनको किया गया है कि ये ग्रीन वाश करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा ग्रीन वाश से कई सारे पीसीएस में भी क्वेश्चन आए हैं। ये टर्म क्या होता है, जैसे कि मैंने बनाया मोबाइल फ़ोन बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उस पर लेबल लगाया कि ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है ये ग्रीन एनर्जी से हुई है और इसके जो पार्ट हैं वो पार्ट रिसाइकल भी 100% हो जाएंगे। तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सेलिंग भी बढ़ जाएगा। तो ये एक है, जबकि अगर इसमें जो हम चीज़ें बोले हैं ये सारी चीज़ें अगर इसमें से नहीं हैं या फिर कुछ भी चीज़ें इसमें से नहीं हैं तो इसको ग्रीन वाश बिल्कुल नहीं बोला, इसको ग्रीन वाश बोला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रीन का उपयोग करके हम वाश कर रहे हैं, यानी इलीगल उपयोग कर रहे हैं ग्रीन का, इसीलिए उसको ग्रीन वाश टर्म दिया गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं, विकिपीडिया का पेज भी इन्होंने एडिट करवाया था सीईओ के, ये जो ऑयल के सीईओ बने थे उसको लेके अपने चीज़ों को, तो हम इनके कैरेक्टर को देख सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ों को डील करते हैं, जिसके कारण वेस्ट कंट्री यहाँ पे बहुत अटेंटिव हो गई है। दूसरी तरफ बात करी जाए ओपेक कंट्री की, तो जो ADNOC है जो आपकी ऑयल कंपनी है अल्जबेर की, ये 2.7 मिलियन बैरल पर डे 2021 से ये तेल निकाल रही हैं। अब बताइए 2021 से अगर तेल निकाल रही हैं और इनकी एम्बिशियस प्लान भी है, ये आगे और बढ़ना चाहते हैं, तो 2027 तक इसको 5 मिलियन बैरल करेंगे। एक बैरल में कितना लीटर होता है, जल्दी से क्वेश्चंस लिख के जल्दी से आंसर लिखिए तो कमेंट सेक्शंस में 1 बिलियन में कितने बैरल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये जो डेडलाइन है 2030 से और आगे ले जाने की बातें बोली जा रही हैं, तो ये कहाँ रुकने वाले हैं, जबकि वर्ल्ड क्या बात कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आना है, सोलर एनर्जी लाना है, विंड एनर्जी लाना है, हाइड्रो एनर्जी लाना है, जियोथर्मल एनर्जी लाना है, ये सारी चीज़ें एनर्जी लानी है। तो आप कैसे इस सब चीज़ का उपयोग करेंगे और किस प्रकार से फॉसिल फ्यूल को यहाँ पे रखेंगे। अब ओपेक की बात करिए तो बैकग्राउंड में अगर ओपेक हम नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनेबल करता है कोऑपरेशन ऑफ द लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो भी तेल पैदा करती हैं लीडिंग ऑयल कंट्रीज़, उनका एक ग्रुप है और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है ये ग्लोबल मार्केट को, किस चीज़ के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ये इस प्रकार से रेट होना चाहिए, इसको इन्फ्लुएंस करता हुआ नज़र आता है। फाउंड किया गया था 14 सितंबर 1960 में, कहाँ पर, बगदाद में। क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, जिसमें पहले 5 ही कंट्री मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। तो वेनेजुएला आपका साउदर्न अमेरिका में है, ये याद रखिएगा। ये सारी एशिया की कंट्री हैं। 1965 से ही बात करी जाए, 60 में इसकी स्थापना होती है बगदाद में 5 कंट्री के द्वारा ओपेक की ये चीज़ें। लेकिन 1965 से क्या होती है, हेड क्वार्टर इसकी कहाँ कर दी जाती है, वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, याद रखिएगा। तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इसका मेंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखिएगा।
2018 से 13 मेंबर हो जाते हैं यहाँ पे, और 13 मेंबर कंट्री अकाउंट करते हैं क्या 44% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शंस करने के लिए। 81% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व भी है यहाँ पे। तो करंटली ओपेक मेंबर इसमें कौन कौन है? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वेनेजुएला। जबकि बात करी जाए इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतार की, ये फॉर्मर ओपेक मेंबर थे। लार्जर ग्रुप को यहाँ पे ओपेक प्लस बोला जाता है, जो कि फॉर्म किया गया था 2016 में। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। ओपेक का क्लियर हो गया यहाँ पे, तो हम इस एडिटोरियल पे चलते हैं सीधे। और ये जो क्लाइमेट का गोल है, ये अभी COP28 में किस प्रकार से डील होगा, उसी को यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है। सारी की सारी जो भी पार्टीज हैं वेस्ट की, वो इन्हीं पे चिंता व्यक्त कर रही हैं। आखिर यूएई इनको प्रेसिडेंट बनाया क्यों, जबकि ये फॉसिल फ्यूल के CEO हैं, तो यहाँ पे अपना ही बातें रखेंगे। क्या ये अपना दुकान बंद करवाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे यही चीज़ें ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं हर जगह। तो कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑयल और गैस पे भी रिलाई करने की बातें भी बोलते हैं। तो अभी तक पुरानी ढर्रे वाली चीज़ें अभी भी चल रही हैं। क्लाइमेट के जो कैंपेन है और साइंटिस्ट हैं यहाँ पे अपना पूरा चेतावनी भी नज़र किए हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज को हम लोग सीरियस से नहीं लेंगे तो ये इशू क्रिएट कर सकती है, और आने वाले समय में कई सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है। तो फॉसिल फ्यूल इमिशंस की बातें बोली जा रही हैं, उसको टेस्टिंग स्केल पे रखने की बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार से ये हार्म कर रहा है इन्वायरमेंट को। दूसरी तरफ जो आर्गूमेंट है वो क्या दिखाता है कि जो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम है, उस पे हमको ध्यान देना चाहिए, इमिशंस पे ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से रिलीज हो रहा है, और जो अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल एनर्जी, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अल जबेर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत मज़ेदार बातें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें टैकल करना चाहिए फॉसिल फ्यूल इमिशन से। ये देखते रहिए, फॉसिल फ्यूल इमिशन से हमें टैकल करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस प्रकार से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से ये इशू निकल के आ रहा है। जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक ग्लोबल ओरिएंटेड होना चाहिए और फ्री ऑफ अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल। अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? तो ये सीधे सीधे अप्रोच करता है रिडक्शंस और कैप्चरिंग। तो जो भैया फैक्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्री अगर फॉसिल फ्यूल को कार्बन इमिशंस कर रही हैं, तो यहाँ पे ये कैप्चर करें और इसको स्टोर करें। तो इसको मतलब सीधे सीधे बातों में अगर ये बोला जाए कि जो इमिशंस कर रही हैं उसको कैप्चर कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए, आपका कार्बन इमिशंस नहीं होगा, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इमिशंस को रोकने की बातें बोली जा रही हैं। इस प्रकार फॉसिल फ्यूल जो है यहाँ पे यूज होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसी की बढ़ावा देके ही बोलेंगे, ये सभी लोग जानते थे वेस्ट की कंट्री, यही बातें अभी निकल के आ रही हैं। तो फॉसिल फ्यूल कंटिन्यू हो सकता है, रोल प्ले कर सकता है, और फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि इसको हटाया जा सकता है, ये बातें बोली जा रही हैं। तो इसकी आवश्यकता है, ये भी बोल रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, जबकि वर्ल्ड शिफ्ट होना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी पे। आज की बात करी जाए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में देखे होंगे बैटरी की बसें चल रही हैं, बैटरी की कारें चल रही हैं, बैटरी के रिक्शे चल रहे हैं, बैटरी की छोटी छोटी ई रिक्शे चल रहे हैं। आपकी हर चीज़ बैटरी ऑपरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बातें बोलिए, ताकि जो एयर पॉल्यूशंस है वो बिल्कुल भी ना हो, नॉइज पॉल्यूशंस बिल्कुल भी ना हो। इन पॉल्यूशंस की वजह से मिलियंस ऑफ द पीपल की डेथ भी हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जिस पे वर्ल्ड शिफ्ट होने की लिए अग्रसर है। और यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो भी अरेबिक कंट्री हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वो क्या डिमांड कर रही हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी तो उसी ऑयल पे ही है ना। हम लोगों की इकॉनमी तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है यहाँ पे, लेकिन उनकी इकॉनमी उसी ऑयल के बेस पे चल रही है। तो कैसे उसको छोड़ेंगे, यहाँ पे वो भी क्वेश्चन उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो इमिशन है उसको कंट्रोल करने पे फोकस करना चाहिए, उसको कैप्चर करने पे फोकस करना चाहिए, और जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है उसको कंट्रोल करने पे फोकस करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्लीन टेक्नोलॉजी लाने की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि
जो चीज़ें फॉसिल फ्यूल की चल रही हैं वो कितने लोगों को जॉब दिया हुआ है, कितने लोगों का घर चल रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी बातें बोली जा रही हैं। डबल करने के लिए बातें बोली जा रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। दूसरी बातें जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेट जीरो की तरफ आगे बढ़ने की बातें होनी चाहिए और जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक और ह्यूमन प्रॉमिस को यहाँ पे लेके कि इंडस्ट्रियल में जो रिवोल्यूशंस हुई थी आपका 1850 के आसपास, उसको भी यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं। आपको बता दें ये जो शख्स हैं ये इंजीनियर भी हैं, ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो ये बहुत इंजीनियर इकोनॉमिस्ट के साथ साथ कैपिटलिस्ट भी हैं, तो ये सीईओ भी हैं कंपनी के, और जो कंपनी है अपनी टारगेट भी सेट कर चुकी है कि हमें 5 मिलियन बैरल के आसपास प्रोड्यूस करना है पर डे। तो ये कहाँ रुकने वाले हैं ये पूरा वर्ल्ड जानता है, और COP28 जो अभी होगी उसका जो डिटेलिंग न्यूज़ निकल के आएगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लंदन न्यूज़ है। लंदन में क्या हुआ है, तो लंदन में पढ़ने गए थे आपके भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत के संविधान के निर्माता जाने जाते हैं, और इनका यहाँ पे 2050 स्क्वायर का फीट का 3 तल्ले के बिल्डिंग है जो कि 10 किंग हेनरी रोड पे है। तो यहाँ पे लंदन में है 10 किंग हेनरी रोड पे ये स्थापना हुआ है, और इसको म्यूज़ियम बनाने की बातें बोल रही हैं। 2015 में ही सरकार 3.2 मिलियन यहाँ पर देकर इसको ले लिया था अपने कब्जे में। तो ये न्यूज़ में है अभी, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे स्कॉलर्स और एकेडमिक की एसेसिबिलिटी के लिए यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं GE एरोस्पेस और हाल के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जेट इंजन इंडिया में बनाया जाए। MOU जो बता दें आपका, उसका क्या मतलब होता है, दोनों एक और दूसरा दोनों कंपनी यहाँ पे MOU साइन कर रही हैं, का मतलब दोनों कंपनी यहाँ पे सिंपली एग्री हुई हैं। बहुत स्ट्रांगली नहीं बोला जाता है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, एक एग्रीमेंट के रूप में यहाँ पे बात बोल सकते हैं। सिंपली एग्री हुई हैं कि हाँ जेट इंजन भारत में अब बनाया जाएगा, और जो आपका तेजस है उसका जो इंजन बाहर से आता था तो इंडिजिनियसली बनने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे टाइटन जो शिप गया था 1912 के आसपास आई थिंक, तो वहाँ पे 1912 में जाके जो लड़ा था आपको, और उसकी रेकेज को देखने के लिए जो सबमर्सिबल गई थी वो भी विलुप्त होती हुई नज़र आई है। तो ये चीज़ें न्यूज़ में हैं। और दूसरी तरफ जो टूरिस्ट यहाँ पे फेरी टूरिस्ट गए थे, टाइटैनिक बरीड यहाँ पे 3800 मीटर इन द नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक डूबा था, उसी को देखने के लिए टूरिस्ट भी गए थे यहाँ पे। तो 3800 मीटर नीचे यहाँ पे दब गया है, और जिसके कारण अभी तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है अपने उसके मदर शिप से। तो एक शिप जाती है दूसरे शिप से कनेक्टिविटी रखती है, लेकिन अभी कनेक्टिविटी टूट गई है। दूसरी तरफ क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, NIOT तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है। क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा NIOT आपके चेन्नई में है। तो ये प्रोसेस करेगा और डिज़ाइन का समर्सिबल करेगा क्या, मत्स्य 6000, तो 6 किलोमीटर नीचे जाने की कैपेसिटी इसकी है, जो कि यहाँ पे ये इश्यू खड़ा हो गया, अभी ये न्यूज़ में आ गया है। तो भारत की जो टेक्नोलॉजी है देखिए बूम कर रही है, बढ़ रही है आगे, और इंडिया में 6000 मीटर नीचे जाके हम माइनिंग भी करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये मत्स्य 6000 न्यूज़ में है, क्या है ये भी याद रखिएगा। कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर G20 की मीटिंग हुई है पुणे में, जिसमें इंक्लूसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन फील्ड में यूज करने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो जॉब है वो अभी आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। शक्तिकांत दास जो भारत के RBI गवर्नर हैं यहाँ पे बातें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये बताती है कि क्या अगले आदमी को क्रेडिट दी जानी चाहिए, या फिर कंपनी को, या फिर गवर्नमेंट को,
या फिर इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन लोगों को क्रेडिट दी जानी चाहिए, ये पे कर सकते हैं कि नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये चीज़ें चेक करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये अभी 6.3% कर दिया गया है। क्या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी? तो फिच का है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। थोड़ा थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और फिच को भी बैकग्राउंड में जाके देख लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या है, तो ये फिच जो है अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और 3 में से एक बड़ी ये भी जानी जाती है। तो मूडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर ये दोनों अमेरिकी की ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं और ये क्या होती है, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे तीनों आ रही हैं। 1975 में यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशंस के अंदर ये चीज़ें डेजिग्नेट कर दी गई, यानी इन्हीं के अंदर आती हैं। अगर फिच की बात करी जाए तो 1914 में ये स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका 2 जगह है, एक न्यूयॉर्क, दूसरा लंदन। ये चेक करते हैं कि किस प्रकार से क्रेडिट दिया जाए, क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो रीपे हो पाएगा कि नहीं, वो ड्यूरेबल आदमी है कि नहीं, वो कैपेबल है कि नहीं, जो भी डेप्ट दिया जा रहा है डेप्टर को। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या बात कर रही है, भारत में 6 जो है रेटिंग एजेंसी है सेबी के अंदर आती हैं। तो क्रिजिल, इकरा, केयर, सिमेरा, फिच इंडिया और ब्रिक वर्क रेटिंग, ये 6 रेटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जल्दी से, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक रिस्पॉन्सिबल होती है, फिक्स करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एटलीस्ट 4 टाइम इन ए ईयर, तो 4 टाइम इन ए ईयर यहाँ पे मीटिंग करता है। चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है पूरा धड़ल्ले से। ये 6 मेंबर की बॉडी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करी जाए तो चेयरमैन एक्स ऑफिशियो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कमेटी के होते हैं और डिसीजन जो लिया जाता है मेजॉरिटी से लिया जाता है, जबकि गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट क्या होता है, अगर 3 लोग इधर से हैं, 3 लोग इधर से हैं, इन दोनों में अगर मेजॉरिटी नहीं निकली, 3 इधर वोट कर दिया, 3 इधर वोट किया, टाई हो गया, तब ये आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे वोट करेंगे। इसी को कास्टिंग वोट कहा जाता है। ये जिधर भी वोट कर देंगे वो सत्य माना जाएगा और इसी को कंफर्म मान लिया जाएगा। जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है तो 4+-2 यहाँ पे इसका इन्फ्लेशंस है। इसका क्या मतलब होता है, 2 से लेके 4 के आसपास ये इन्फ्लेशंस होनी चाहिए, ऊपर नीचे हो सकती है। तो टॉलरेंस 6% और 2% के आसपास बोली जा रही है, 6% और 2%, तो 2 और 4, 6 इसी के बीच में ये चीज़ें होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आया और अमेंड किया गया फिनांस एक्ट 2016 में। कॉन्स्टिट्यूट करता है एमपीसी विच विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी 2016 में ये चीज़ें एमपीसी लाई गई। तो फिक्स करता है इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को। कमेटी इंश्योरेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इन्फ्लेशन एक्सीड कर रही है तो इसके लिए ये 3 बार कंसेक्यूटिव क्वार्टर को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। दूसरी तरफ बात करी जाए बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपीसी, ये इसका क्या नाम था एमपीसी से पहले, तो ये ऐसा नहीं था, एमपीसी से पहले कुछ था ही नहीं, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इसका पूरा नाम था। यहाँ पे एक्सपर्ट रहते थे तो TAC के रूप में ये जाना जाता था। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स का कुछ न्यूज़ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे समर गेम्स हो रहा है आपके जर्मनी में, बर्लिन में, जो कि बोला जा रहा है यहाँ पे समर 50 के आसपास मेडल जीत चुके थे, लेकिन लास्ट समय तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 55 मेडल हम लोग जीत चुके हैं। किस में, स्पेशल ओलंपिक गेम्स। तो भारत का टोटल मेडल 55 हो गया है, 15 गोल्ड, 27 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, ये एक्रॉस डिसिप्लिन्स में, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग और स्विमिंग में। इंडिया की बात करी जाए तो 5 मेडल स्विमिंग में आई है जो कि इम्पोर्टेंट है, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 6 साइकिलिंग ट्रैक में आई है। तो यहाँ पे प्रत्येक मेंबर साइकिल के जो भारत के थे वो मेडल जीतते हुए नजर आए। सबसे पहले नील यादव यहाँ पे ये क्लिंच करते हुए नजर आ रहे हैं 5 किलोमीटर साइकिलिंग में। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका चीज़ें क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं डाल दिया। कुछ स्पेशल ओलंपिक है उसके बैकग्राउंड में जाके हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में जानी जाती है, जिसमें चिल्ड्रेन और एडल्ट यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यानी कहीं डिसेबिलिटीज़
जो भी चिल्ड्रेन हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है। और ये पूरे साल ये ट्रेनिंग चलती रहती है, एक्टिविटीज़ भी चलती रहती है। 5 मिलियन पार्टिसिपेंट की बातें बोली जा रही हैं। तो 172 कंट्री में ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी होती है, उस प्रकार स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी पहचान मिली है यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। लेकिन परंतु किंतु बंधु क्या यह पैरालंपिक गेम्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पहचान तो मिली है पैरालंपिक की तरफ, लेकिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम आर नॉट हेल्ड इन द सेम ईयर। तो प्रत्येक ईयर ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बातें बोल रही हैं और ओलंपिक गेम्स के आधार पे ये चीज़ें इससे अंतर रखती हैं। पहला एडिशंस की बात करी जाए तो 20 जुलाई 1968 को शिकागो में इलिनॉइस में यहाँ पे 1000 एथलीट यूएस और कनाडा के बीच हुआ था। इसके फाउंडर की बात करें तो यूनिस कैनेडी श्रीवर इसके फाउंडर हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी डिटेलिंग आपको दे दी है। कुछ कल का न्यूज़ मैं छोड़ दिया था, इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ को छोड़ा यहाँ अगर जाएगा तो क्वेश्चंस किसी से भी आ सकते हैं। 16 टाइगर यहाँ पे उत्तराखंड में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, टाइगर से भी है। टाइगर का सेंसस आया था ये 2018 में, तो वहाँ पे जो भी टाइगर बढ़े थे, यहाँ पे क्या बातें बोली, 16 टाइगर का यहाँ पे देहांत हो गया है। तो ये इश्यू निकल के आ रही है आपके उत्तराखंड में, ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ 46 लोगों की गैंग वायलेंस में हॉन्डुरस वुमेन के जेल में यहाँ पे डेथ हो गई है, जो कि इश्यू निकल के आ रही है। पीएम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हीरा गिफ्ट कर रहे हैं किसको, तो जिल बिडेन को। जिल बिडेन को सूरत का बना हुआ 7.5 कैरेट का हीरा है जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इको फ्रेंडली नेचर का ये हीरा होता है। यहाँ पे लैब में बना हुआ ये हीरा है, जो कि जिस प्रकार से नेचुरली पैदा होता है उसी प्रकार से लैब में बनाया गया है। 7.5 कैरेट का ग्रीन कलर का ये हीरा है और ये इनको गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखते हुए बेचारे नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर को वार्निंग दी है 28 दिन की, जल्दी से टॉक्सिसिटी और हेट आप अपने वेबसाइट से हटाइए जो आपका ट्विटर है। तो ट्विटर के सीईओ कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो उनका नाम लिखिए। यहाँ पे प्रत्येक दिन के लिए फाइन लगाने की इतनी बातें बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ कुकिंग गैस का एक्सप्लोजन हुआ है, 31 लोगों की मृत्यु हो गई है चाइना के नॉर्थ वेस्ट इलाके में। तो बारबेक्यू एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। आशा करते हैं जो भी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दी गई होगी वो आपकी भावनाओं को, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, और इसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।